Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology NEET. आज की क्लास में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक चैप्टर है जो बेसिकली हार्मोनल सेक्शन से डील करता है। तो जैसे कि ह्यूमंस के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो एक्चुअल में हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और सारी बॉडी के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम ऐसा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, बिकॉज दी हार्मोन्स आर बेसिकली केमिकल्स। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसके अंदर आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि वही मेजर ग्लैंड्स हैं जहाँ पे हार्मोन्स एक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं, ये आपको पहले से ही पता है, क्योंकि उनके अंदर डक्ट्स नहीं होती हैं। तो उनका जो भी कंटेंट होता है, सिक्रीशन होता है जिसे हम हार्मोन बोलते हैं, उन्हें वो डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं इनटू द ब्लड, और ब्लड फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है टू द डिफरेंट लोकेशंस, डिपेंडिंग कि कहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे उसका एक्चुअल फंक्शन होना चाहिए। हार्मोन्स की अगर बात करोगे तो क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह ज़रूर काम करते हैं और ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होते, ये ज़्यादातर ट्रेस अमाउंट में, कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, बट इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, यानी डिफरेंट सेल्स के बीच में मैसेज को एक्चुअली पहुंचाने में मदद करते हैं। तो वो इनका मेजर काम होता है। अब यहाँ पे आपको ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताया है कि ह्यूमंस के अंदर एक्चुअल में जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो आप देख सकते हो, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड हार्मोन, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस, ये सब डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि ये सब हार्मोन सिक्रीशन में इन सब का रोल होता है, इसीलिए ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कुछ जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये ग्लैंड्स ही हों जो एक्चुअल में हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिवर, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके अलावा हार्ट, ये सब भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के कैपेबल होते हैं। अगर हम सबसे पहले जो ग्लैंड है उसकी बात करें तो वो हाइपोथैलेमस है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, इसे हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। किस लिए? क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी का भी मास्टर होता है, ठीक है, उसका भी मास्टर, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम ये टर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके पास बेसल पार्ट होता है डायएन्सेफेलॉन का, फोरब्रेन का बेसिकली ये पार्ट होता है, तो वो आपको बताया हुआ है, और ये बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इनके अंदर कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियाई भी बोला जाता है। एक्चुअल में ये सेल्स हैं जो हार्मोन सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, तो हार्मोन सिक्रीशन का इनका काम होता है। हाइपोथैलेमस के दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एक जिन्हें रिलीजिंग हार्मोन्स बोलते हैं और एक जिन्हें इनहिबिटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। क्योंकि हाइपोथैलेमस मास्टर है ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये बेसिकली पिट्यूटरी को या तो कुछ हार्मोन्स रिलीज करने के लिए बोल सकता है या फिर कुछ हार्मोन्स के इनहिबिशन के लिए बोल सकता है। तो इसीलिए ये दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, या तो इनहिबिटरी हार्मोन्स या फिर रिलीजिंग हार्मोन्स, डिपेंडिंग कि उस पर्टिकुलर हार्मोन का एक्चुअल में फंक्शन क्या है। तो वही चीज़ आपको बताइए कि स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को तो रिलीजिंग हार्मोन होंगे, अगर इनहिबिट करता है तो फिर उसे इनहिबिटिंग हार्मोन बोला जाएगा। एग्जाम्पल, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स, जो कि बेसिकली पिट्यूटरी के गोनाडोट्रोपिन्स के रिलीज को इनहिबिट या फिर हेल्प करते हैं उनके रिलीज को होने में। तो रिलीजिंग हार्मोन उनके रिलीज होने में हेल्प करेंगे, इनहिबिटिंग हार्मोन रोक देंगे। ये सब हार्मोन्स जो होते हैं हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स के थ्रू रिलीज होते हैं बेसिकली, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके पास भेजे जाते हैं, ठीक है। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी का, वो होता है डायरेक्ट कंट्रोल में हाइपोथैलेमस के, तो हाइपोथैलेमस ज़्यादातर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करता है, वो आपको याद रखना है। अब हमने हाइपोथैलेमस तो डिस्कस कर लिया, अब एक बार पिट्यूटरी ग्लैंड भी देख लेते हैं। तो ये रहा हाइपोथैलेमस, इसने सिग्नल भेजा जो एक्चुअल में पिट्यूटरी के पास जाएगा, और वो पिट्यूटरी फिर जाके हार्मोन्स रिलीज करने में हेल्प करेगा।
यहाँ पे आपको बताया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका नाम की एक बोनी कैविटी होती है ब्रेन के पास, वहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और एनाटॉमिकली अगर देखोगे तो इसके दो रीजन्स होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, दो रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस होता है जिसके दो पोर्शन होते हैं, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, ये दो रीजन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। डिस्टेलिस वाला जो होता है वो एक्चुअल में एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का रीजन वो होता है पार्स डिस्टेलिस। और ये ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH जिसे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वगैरह सिक्रीट करता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा क्या प्रोड्यूस कर रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सब हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। पार्स इंटरमीडिया जो होता है, मतलब बीच वाला जो पोर्शन होता है उसका, वो सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है MSH जिसे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, जो एक्चुअल में मेलेनोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो मेलानिन प्रोड्यूस कर सकें। और यहाँ पे न्यूरो हाइपोफाइसिस भी होता है जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, और ये है जिससे ऑक्सीटोसिन यानी बर्थ हार्मोन, वेसोप्रेसिन जैसे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। तो ये याद रखना है। देखो ये पूरा चैप्टर हार्मोन से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आप चार्ट बनाओगे इसका। तो हार्मोन जो भी ऑर्गन है उसका नाम रखोगे, यानी जो भी ग्लैंड है उसका नाम, फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स जो भी हैं और कौन सा पार्ट कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है और उन हार्मोन्स का क्या क्या बेसिक फंक्शन होता है, ये सब आपको याद रखना है। तो इसीलिए ये सब आप लिख लेना अच्छे से नोट्स की फॉर्मेट में, ताकि एंड में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। जब भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो ज़्यादा रिलीज हो जाए तो जाइगेंटिज्म होता है, मतलब बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और अगर बहुत कम सिक्रीशन होता है तो उसकी वजह से डॉर्फिज्म होता है, यानी बॉडी जो होती है वो बौनी रह जाती है, छोटी रह जाती है। इसके अलावा आपने एक और चीज़ सुनी होगी, जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो जाइगेंटिज्म होने के साथ साथ एक्रोमेगली भी होता है, जो बेसिकली डिसफिगरमेंट होता है, मतलब फेस वगैरह की फिगर जो शेप होती है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है क्योंकि ओवर ग्रोथ हो रही है ओवरऑल बॉडी की। अब यहाँ पे आपको प्रोलैक्टिन के बारे में बताया है जिसका मेनली मैमरी ग्लैंड्स पे काम होता है और वो मिल्क की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा TSH आता है जो थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ACTH आता है जो बेसिकली स्टेरॉइड हार्मोन जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह के एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें पता चल रही हैं कि एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है और उनको टारगेट करने के लिए कौन सा हार्मोन है। ACTH एड्रीनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा ताकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो सके। फिर LH और FSH आते हैं जो बेसिकली गोनाडोट्रोफिन्स के रिलीज में बेसिकली ये एक्चुअल में गोनाडोट्रोफिन्स ही होते हैं, LH और FSH। तो ये जो होते हैं गोनाडल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, मतलब ओवरऑल जो भी गोनाड्स की फॉर्मेशन है, उनके फंक्शनिंग है, उनको कंट्रोल करेंगे। जैसे कि एंड्रोजन को LH स्टिम्युलेट करता है ताकि ज़्यादा एंड्रोजन बने फ्रॉम टेस्टिस, और FSH एंड्रोजन जो होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस में फिर हेल्प करते हैं स्पर्म प्रोडक्शन में। फीमेल्स की बात करोगे तो LH ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए LH सर्ज आता है बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, तो वो आपको याद रखना है। एंड ग्राफियन फॉलिकल्स वगैरह की फॉर्मेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है और कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करता है। ग्राफियन फॉलिकल के रेमिनेंट्स को बेसिकली बनाता है ताकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बन सके। और FSH जो होता है उसका मेनली काम होता है फॉलिकल्स की प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसे बोला जाता है। MSH यानी मेलानोसाइट वाला जो हार्मोन होता है ये बेसिकली मेलानोसाइट्स पे टारगेट करेगा जो मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं, ताकि स्किन की पिगमेंटेशन या फिर जो भी हेयर कलर वगैरह है वो मेंटेन किया जा सके। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो स्मूथ मसल्स को, जो यूट्रस वगैरह की स्मूथ मसल्स होती हैं उन्हें स्टिमुलेट करता है ताकि उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो और जो बेबी है वो इजीली एक्सपेल आउट हो सके, इसीलिए इसे बर्थ हार्मोन बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताइए, चाइल्ड बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा ये मिल्क इंजेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि जब बेबी डिलीवर होता है उस टाइम मिल्क की भी ज़रूरत है, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं इसी हार्मोन की मदद से।
नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपके पास वैसोप्रेसिन है जो बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसे स्टिम्युलेट करता है। और यहाँ मेंशन भी किया है इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, यानी डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। इसीलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है, यानी एडीएच भी बोला जाता है। एक और चीज़, अगर एडीएच का रिलीज या फिर सिंथेसिस डिसरप्ट हो जाए तो उसकी वजह से वाटर लॉस जो है वो बॉडी से हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस में होता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस डायबिटीज़ मेलिटस से अलग है, याद रखना। डायबिटीज़ मेलिटस है जिसके अंदर यूरिन के थ्रू ग्लूकोज जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है, तो जो भी यूरिन होता है वो स्वीट होता है, ठीक है, शुगरी होता है। अगर हम पीनियल ग्लैंड की बात करें तो वो तो हमने डिस्कस कर लिए ऊपर वाले। अब आते हैं पीनियल ग्लैंड। तो ये बेसिकली फोरब्रेन के डॉर्सल साइड पे लोकेटेड होता है और मेलेटोनिन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारी 24 आवर रिदम जो होती है उसे कंट्रोल करता है, यानी हमारी सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करता है। कब आप जागोगे, कब सोओगे, तो स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, इन सब को कंट्रोल करता है। पिगमेंटेशन, डिफेंस कैपेबिलिटी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सब चीज़ों को पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है बाय रिलीजिंग मेलेटोनिन। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड आता है और थायराइड ग्लैंड में 2 लोब्स होती हैं और उनका अलग अलग काम होता है। इनके अंदर फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यूज भी होते हैं जो अलग अलग टाइप के हार्मोन सिक्रीट करते हैं। फॉलिकल सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर 2 ही हार्मोन रिलीज करते हैं, वन इज T4 एंड अनदर वन इज T3। T4 होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन और इसे थायरॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, जो आपको पता होगा मेन हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। दूसरा जो होता है T3, उसे ट्राई आयोडोथायरोनिन बोलते हैं। ये बेसिकली T3 ट्राई नाम से पता चल रहा है आपको, और इनकी सिंथेसिस के लिए आयोडीन ज़रूरी होता है, इसीलिए आयोडीन वाला नमक हमें खाना होता है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, गॉइटर होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है इस पर्टिकुलर रीजन से, नेक वाले रीजन से, जिसे हम गॉइटर बोलते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हो गया तो उसकी वजह से बेबी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, उसमें क्रेटिनिज्म नाम की कंडीशन यानी स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ जो है थोड़ा बहुत रुक सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, आईक्यू बच्चे का कम हो सकता है, स्किन वगैरह भी ठीक नहीं रहती, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइपर थायरॉयडिज्म की, तो इसकी वजह से भी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा थायराइड लेवल अगर बढ़ जाता है तो। एक एक्सोथेल्मिक गॉइटर के बारे में आपको बताया है, ये हाइपर थायरॉयडिज्म का ही एक टाइप है जिसमें थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होता है और आई बॉल्स बाहर आ जाती हैं, बाहर की साइड निकली हुई होती हैं, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है और वेट लॉस ज़्यादा होने लगता है। इसे ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलते हैं। तो ग्रेव्स डिजीज़ जैसे कि कब्र में कोई पर्टिकुलर इंसान होगा तो उस तरीके से उसकी जो भी मतलब चीज़ें होती हैं फेस की, वो आपको देखने को मिलती हैं। नेक के थ्रू, नेक भी होती है और फेस में भी ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब आई बॉल्स वगैरह बाहर आ जाएंगी। नेक्स्ट ये भी याद रखना कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करने के लिए थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। थोड़ा भी वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस ख़राब हुआ तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड थायरोकैल्सिटोनिन भी रिलीज़ करता है जो कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम होगा कितना नहीं, उसे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है पैराथायरॉयड हार्मोन। 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और यही पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इनका जो भी सिक्रीशन होता है वो कैल्शियम आयंस पे डिपेंड करता है, जैसे कि अभी पीछे बताया। तो थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम को रेगुलेट करता है। सिमिलरली पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है ये कैल्शियम से रेगुलेटेड होता है और ये इंक्रीज होता है जब कैल्शियम का लेवल जो होता है बेसिकली बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है। तो ये बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने के लिए जाना जाता है और जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन वगैरह भी बढ़ जाता है। तो ये स्टिमुलेट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बोन्स जो हैं वो कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर सकें। ठीक,
तो ये याद रखना है आपको। तो डाइजेस्टेड फूड से ज़्यादा कैल्शियम निकाल के बोन्स की साइड ये ट्रांसफ़र करता है, इसीलिए इसे हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। नेक्स्ट आता है थाइमस, और थाइमस जो होता है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। तो ये जो होता है थाइमोसिन्स रिलीज करता है, जो कि पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं, यानी प्रोटीन से बने हुए पेप्टाइड, छोटे छोटे पेप्टाइड से बनी हुई जैसी हार्मोन्स होते हैं थाइमोसिन्स। और इनका मेन रोल होता है लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन के लिए। तो टी लिम्फोसाइट्स जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने वाले भी लिम्फोसाइट्स को भी टारगेट करते हैं, तो उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ा देते हैं, डिफ्रेंसिएशन बढ़ा देते हैं, ताकि ह्यूमरल इम्यूनिटी भी मिल सके। तो दोनों टाइप की इम्यूनिटी में बेसिकली इनका रोल है। ये काफ़ी इजी है ये वाला चैप्टर, क्योंकि इसमें हर एक ग्लैंड के बस आपको हार्मोन्स वगैरह याद रखने हैं, तो और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो एक पेयर होता है हमारी बॉडी के अंदर, और ग्लैंड जो है इसमें दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक मेडुला और एक कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स हमेशा आउटर साइड वाला रीजन होता है किसी भी ऑर्गन का, और मेडुला इनसाइड वाला। अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स अंडर प्रोडक्शन शो करता है हार्मोन्स की, तो उसकी वजह से वीकनेस, फटीग वगैरह हो सकती है, जिसे एडिसन्स डिजीज़ भी बोलते हैं। तो ये देखने को मिल सकती है। एड्रीनल ग्लैंड इस तरीके से किडनी के ऊपर नॉच की तरह प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है इसके दो रीजन्स अभी बताए, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, दो रीजन्स देखने को मिलते हैं। मेडुला दो हार्मोन बनाता है, जिसमें एड्रेनालिन, एपिनेफ्रीन, नॉर एड्रेनालिन, नॉर एपिनेफ्रीन आते हैं, और इन्हें कैटेकोलअमीन्स भी बोलते हैं हम नॉर्मली। और ये स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में या इमरजेंसी के रिस्पॉन्स में बॉडी जो है वो रिलीज़ करती है, इसीलिए इन्हें इमरजेंसी हार्मोन्स या फिर फाइट और फ्लाइट के हार्मोन्स भी बोला जाता है। मतलब लड़ो या भागो वाले हार्मोन, या तो आप उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से लड़ने की आपको पावर प्रोवाइड करेंगे, या फिर शेर वगैरह आ गया तो वहाँ से भागने में मदद करेंगे। ठीक, तो ये क्या करते हैं, अलर्टनेस बढ़ा देते हैं। शेर आ गया तो आप अलर्ट हो जाओगे, यहाँ से कुछ तो नहीं आ रहा, यहाँ से कुछ तो नहीं आ रहा, इस तरीके से। प्यूपिलरी डायलेशन कर देते हैं, प्यूपिल्स एनलार्ज हो जाते हैं ताकि ज़्यादा एरिया देख सकें। और पाइलो इरेक्शन, यानी जो रोंगटे खड़े होने वाली चीज़ होती है वो आपको देखने को मिलती है। स्वेटिंग वगैरह भी बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पंप करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जा सके, ताकि उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। कैटेकोलअमीन्स जो हैं ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ाया जाए ब्लड में, जो कि मेन एनर्जी का सोर्स है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। और लिपिड, प्रोटीन वगैरह के ब्रेकडाउन में भी इनका रोल होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करोगे तो उनकी 3 लेयर्स होती हैं, जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर, जोना फेसिकुलेटा जो मिडल लेयर होती है, और जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि बेसिकली आउटर लेयर होती है। अब ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। इन्हीं में आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसके अलावा जिसमें एग्जाम्पल कॉर्टिसोल है, जो बेसिकली हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए ग्लूको टर्म यहाँ पे आई है। और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी कुछ हार्मोन ये रिलीज़ करता है, जिन्हें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हमने पीछे भी पढ़ा था एक्सक्रीशन वगैरह में, तो अगर आपको याद हो तो वहाँ पे इसका रोल होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस करने में हेल्प करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और यानी ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं बेसिकली। कॉर्टिसोल इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी कॉज करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर कहीं पे भी पेन या इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन हो जाती है, तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है ताकि उस पेन को लोअर डाउन कर सकें। इसीलिए अगर आप दवाई ना भी लो तो भी थोड़े टाइम बाद आपकी बॉडी जो है खुद ही पेन किलर प्रोड्यूस करती है कॉर्टिसोल की फॉर्म में, ताकि आपकी बॉडी जो है वो ईजिली उस पेन से लड़ सके। एल्डोस्टेरॉन की बात करोगे तो वो सोडियम वगैरह का या वाटर वगैरह का रीअब्जॉर्प्शन करती है, पोटेशियम आयंस, फॉस्फेट आयंस का एक्सक्रीशन करती है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड की वॉल्यूम वगैरह मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसके अलावा एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी प्रोड्यूस करता है बहुत कम अमाउंट में, जो कि आपकी बॉडी के हेयर वगैरह की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग प्यूबर्टी।
नेक्स्ट इज पेनक्रियाज, एंड पेनक्रियाज कंपोजिट ग्लैंड है या फिर इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। मिक्स्ड किस लिए? क्योंकि ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, यानी ये हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। जैसे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो वाला इसका पार्ट होता है वो एंडोक्राइन पार्ट होता है, क्योंकि वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसके पास अल्फा एंड बीटा सेल्स होते हैं। जैसे अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं एंड बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जिन दोनों का फंक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे से। जैसे ग्लूकागॉन ऐसा पेप्टाइड हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करेगा। ये मेनली लिवर सेल्स को टारगेट करता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस कॉज करता है, यानी ब्लड शुगर इंक्रीज करता है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। इसीलिए इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोला जाता है। इंसुलिन की बात करोगे तो वो भी ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है, और ये भी लिवर के सेल्स पे और जो भी फैट वगैरह के सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उन पे टारगेट करता है, ताकि ग्लूकोज का अपटेक और यूटिलाइजेशन बढ़ा दिया जाए, यानी ग्लूकोज को ब्लड से बाहर निकाला जाए। तो इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है। जैसे कि आपको पता होगा डायबिटीज़ के पेशेंट्स में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है इसीलिए। जैसे यहाँ पे आपको हाइपोग्लाइसीमिया बताया है, जो बेसिकली क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करने के लिए जाना जाता है। एंड ग्लाइकोजेनेसिस होती है, जो बेसिकली ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रोसेस है, यानी स्टोरेज फॉर्म बनाने की प्रोसेस, उसे इनिशिएट करता है। डायबिटीज़ मेलिटस में यही होता है, जब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल हो जाता है ब्लड में बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए, तो उस टाइम डायबिटीज़ मेलिटस होता है, वो आपको याद रखना है। कीटोन बॉडीज़ का सिक्रीशन भी होता है उस टाइम यूरिन के थ्रू, वो भी आपको पता होगा। नेक्स्ट टेस्टिस की बात करोगे तो ये भी एंडोक्राइन होता है, क्योंकि ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। जैसे कि अगर आप एंड्रोजन्स की बात करो तो एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, इन सब का सिक्रीशन टेस्टिस से होता है। लेडिक सेल्स का यहाँ पे रोल होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स का, वो यहाँ पे एंड्रोजन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, जिनका अलग अलग रोल होता है, यानी वो मेल एक्सेसरी जो भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन सब की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मैच्योरेशन में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में, जैसे प्यूबिक हेयर वगैरह की फॉर्मेशन में, एग्रेसिवनेस, लो पिच वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और स्पर्म्स वगैरह की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ओवरी की बात करोगे तो वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने में हेल्प करता है, जिनका बेसिकली ओव्यूलेशन या फिर कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह की प्रोडक्शन वगैरह में जिनका रोल होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, और ओवरी जो होती है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन दोनों मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए। एंड ये भी फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे हाई पिच ऑफ वॉइस जो कानों में चुभती है। और दूसरी जो होती है वो होती है फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, प्रेगनेंसी, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मिल्क प्रोडक्शन वगैरह के लिए भी। तो ये सब तो होते ही हैं ग्लैंड्स, बट इनके अलावा कुछ और ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे हार्ट, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक वगैरह। अगर आप हार्ट की बात करोगे तो वो सिक्रीट करता है एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, ये हमने पढ़ा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, जिसका काम है बीपी को डिक्रीज करना। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं किडनी के, वो इरिथ्रोपोइटिन भी रिलीज करते हैं, जो इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है, यानी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा कुछ गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स वगैरह की सिक्रीशन करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसका काम बेसिकली गैस्ट्रिक प्रोसेसेस के लिए, डाइजेशन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपको बताया हुआ है। ये सब आप यहाँ याद रख सकते हो, ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह के ये कैटेगरी में आते हैं ये सब हार्मोन्स। अगर आप हार्मोन्स का एक्शन देखोगे तो अलग अलग टाइप का हो सकता है। कुछ जो होते हैं वो रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं, वो रिसेप्टर्स किसी स्पेसिफिक टारगेट सेल पे ही होते हैं, मतलब हार्मोन बॉडी में फ्लो तो कर रहा होगा ब्लड के थ्रू, बट ऐसा नहीं है कि किसी भी सेल से जाके बाइंड कर जाएगा, वो सिर्फ उन्हीं सेल से जाके बाइंड करता है जहाँ पे उसके टारगेट सेल्स हैं एक्चुअल में, जिनके पास हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं, ताकि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो बने और आगे सिग्नलिंग कंटिन्यू हो सके। अब जो भी ये रिसेप्टर्स होते हैं इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर बाहर भी हो सकते हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स भी बोला जाता है। ये कैटेगरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन से हॉर्मोन्स किस कैटेगरी में आते हैं। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन्स की कैटेगरी में ये सब हार्मोन्स आते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन वगैरह।
स्टेरॉइड की कैटेगरी में कॉर्टिसोल, जिसके पीछे भी स्टीरॉन या सॉल वगैरह टर्म लगी हैं। आइडोथायरोनिन, जिसमें थायराइड हार्मोन्स आते हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें एपिनेफ्रीन, एड्रेनालिन वगैरह आते हैं। और हार्मोन्स ऐसा नहीं होता, रिसेप्टर से बाइंड तो करते हैं बट उसके आगे सिग्नल लेके कौन जाएगा, हार्मोन खुद से नहीं जाते हैं, वहाँ पे सेकंड मैसेंजर्स होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स, जिनके यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं और क्वेश्चन भी आता है। ये बेसिकली सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करते हैं। इसमें साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम वगैरह जैसे जो भी कंपाउंड्स हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर स्टेरॉइड हार्मोन आइडोथायरोनिन वगैरह का होता है, वो आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सरफेस के ऊपर रिसेप्टर है, ये ओवरी की मेम्ब्रेन है। तो FSH इस एग्जाम्पल में आता है, जिसका एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होता है। ये रिस्पॉन्स करेगा और सेकेंडरी मैसेंजर को आगे भेजेगा ताकि उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल सके। तो सेकेंडरी मैसेंजर का यहाँ पे रोल है सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करने के लिए। कुछ होते हैं हार्मोन्स जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं और उनका न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इसमें एस्ट्रोजन आता है। एग्जाम्पल याद रखोगे, इंट्रासेलुलर किसका है, एक्स्ट्रा सेलुलर किसका है, खासकर जो डायग्राम में दिए हुए हैं एस्ट्रोजन और FSH वगैरह, क्योंकि डायग्राम वाले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। और इसी तरीके से फिर वो जो भी DNA होता है, जो भी जीन होती है, उस फंक्शन के लिए उसकी mRNA की प्रोडक्शन वगैरह बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, रेगुलेट करते हैं बेसिकली। तो इस तरीके से पूरा हार्मोन का जो फंक्शन है, एक्शन है, वो देखने को मिलता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ह्यूमन फिजियोलॉजी अब हमारा ख़त्म हो गया है, इसके क्वेश्चंस हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे, बट उसके साथ साथ हम दूसरी यूनिट्स भी शुरू करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।